हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेज। कल हम पढ़ रहे थे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और आज हम स्टार्ट करेंगे कोल्ड चेन। ठीक है, शुरू करें। कोल्ड माने ठंडा, ठंडी चेन है ना, गले में सोने की चेन पहन लो, ठंडी ठंडी लगेगी, वो कोल्ड चेन क्या होगा। कल बता दिया था, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया था कि कोल्ड चेन मतलब वैक्सीन जब बनता है या जहाँ बनाते हैं तो उसको 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में हमको मेंटेन रखना पड़ता है। अब हम मान लो दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जहाँ फैक्ट्री लगी हुई हैं वहाँ से वैक्सीन बनेगा और हमारे पास एक छोटे से गांव तक पहुँचेगा, गांव में किसी बच्चे तक पहुँचेगा तो उसका टेम्परेचर 2 डिग्री से 8 डिग्री ही रहना चाहिए। तो उस चेन को, जो चेन यानी कि जिस रास्ते से पहुँच रहा है उसमें अलग अलग मुकाम आते हैं, अलग अलग स्टॉप आते हैं। कहीं पे हम छोटे बॉक्स में रखते हैं, कहीं बड़े बड़े रूम्स में रखते हैं। तो ये सब चीज़ें कोल्ड चेन होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कोल्ड चेन में क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोल्ड चेन क्या हुआ कि वैक्सीन को मैन्युफैक्चरर यानी कि निर्माता जिसने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, निर्माण किया है, से वैक्सीन साइट तक यानी कि जहाँ वैक्सीन लग रहा है, मैन्युफैक्चर से वैक्सीन साइट तक लो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होता है जनरली 2 डिग्री से 8 डिग्री, लो टेम्परेचर पर स्टोर करें और ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? कोल्ड चेन कहते हैं। ठीक है, कोल्ड चेन कहते हैं। और क्यों होता है? क्योंकि कई सारे वैक्सीन इतने हीट सेंसिटिव होते हैं कि थोड़ा भी टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, वो वैक्सीन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। उस वैक्सीन के अंदर जो वायरस है वो क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, मतलब वो जिंदा तो है पर अधमरा है। तो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो बेचारा वो अधमरा जो है पूरा मरा हो जाएगा। तो वहाँ पे वो वायरस जो है उसकी इम्यूनिटी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि जो किल्ड वायरस हो जाएगा वो एक तरह से। अगर अधमरा हमने बनाया, लाइव एटेन्यूएटेड बनाया, अगर उस वायरस का उस वैक्सीन का टेम्परेचर बढ़ गया तो अंदर जो वायरस है वो मर जाएगा। तो वो अब हमारे पास लाइव नहीं रहा, वो क्या हो गया? किल्ड हो गया। अब किल्ड वायरस को हमने ओरल डोज में पिला दिया तो हमारे कोई काम का नहीं रहेगा वो, क्योंकि हमारा शरीर उसको प्रोटीन समझ के डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास में जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, जिनमें थोड़ी भी गर्मी बढ़ जाती है तो वो वैक्सीन खराब हो जाते हैं, उनके लिए कोल्ड चेन अति आवश्यक होती है। पोलियो का जो वैक्सीन है अत्यधिक हीट सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको हम -20 पर स्टोर करते हैं और जब हम यूज करते हैं तो हम इसको 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में ट्रांसफ़र करते हैं। अब कोल्ड चेन के अंदर क्या क्या हो जाएंगे और कैसे कैसे चीज़ों को रखना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर आता है कोल्ड चेन वाला, ILR इसको बोलते हैं, जो सबसे नीचे उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ऊपर जब जाएंगे तो टेम्परेचर हमको थोड़ा कम मिलेगा। तो जिन चीज़ों को ठंड की ज़रूरत है, जो चीज़ें ज़्यादा हीट सेंसिटिव हैं या जो फ्रीजिंग से ख़राब नहीं होते, ऐसे वैक्सीन जो जमने पर ख़राब नहीं होते, उनको तो हम सबसे नीचे डालेंगे। फ्रीज सेंसिटिव नहीं है ना, जो जमने पर ख़राब नहीं होते। और जो टेम्परेचर, जो वैक्सीन जमने पर ख़राब हो जाते हैं उनको हम क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मीजल्स भी सेंसिटिव होता है हीट के लिए। तो पोलियो, मीजल्स दोनों को कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर के फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में रखते हैं, जहाँ पे इनको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। अब होगा क्या? होगा ये कि हमने उसको लो टेम्परेचर पे रख दिया, टेम्परेचर कम है तो वैक्सीन हमारा सुरक्षित रहेगा। अगर हम वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो कभी बंद हो गया फ्रिज, ILR ख़राब हो गया हमारा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारा वैक्सीन भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए जहाँ भी वैक्सीन को रखें, जिस भी फ्रिज में रखें, उसके अंदर कंटिन्यूसली पावर सप्लाई और स्टेबलाइजर होना चाहिए। ठीक है, अब फ्रीजिंग सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन से? जो फ्रीज सेंसिटिव है, मतलब सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। किससे संवेदनशील है? फ्रीज से, यानी कि वो जम नहीं सकते, मतलब हमको उन्हें जमने नहीं देना है। सेंसिटिव है, अगर जमा दिया तो वो खराब हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं? एक तो TT, DPT, BCG, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का आता है, HBV हेपेटाइटिस बी का, IPV हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, रोटा वायरस और डाइल्यूटेंट्स। डाइल्यूटेंट्स को भी जमाना नहीं है, तो इसको कहाँ रखेंगे? रेफ्रिजरेटर के उस पार्ट में रखेंगे जो कोल्ड तो है पर जमता नहीं है। तो अपने घर में फ्रीज होता है डबल डोर का,
उसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ऊपर आइस जमाते हैं और नीचे जमाते हैं नॉर्मल पानी रहता है उसमें, है ना, जमाते नहीं है उसमें कुछ भी, उसमें दही जमा सकते हो, केवल दही रख सकते हो, बाकी सिंपल पानी रखते हो तो पानी उसमें नॉर्मल ठंडा रहता है। ऊपर वाले में पानी रख दिया तो क्या हो जाता है, बर्फ़ में जम जाता है। इसी तरह से हमारे पास जो सिस्टम होता है कोल्ड चेन का, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास में एक फ्रीजिंग कंपार्टमेंट होता है जो नीचे नीचे होगा, क्योंकि सबसे नीचे टेम्परेचर सबसे कम होता है और ऊपर की तरफ टेम्परेचर थोड़ा नीचे के कंपेरेटिव ज़्यादा होगा। तो हम जो चीज़ें फ्रीज से सेंसिटिव होती हैं उनको नीचे नहीं रख सकते, उनको फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते, उनको सिर्फ ठंडा रखना है। और जो वैक्सीन फ्रीज से सेंसिटिव नहीं है, जिनको जमाने के बाद भी वो ख़राब नहीं होते, जो हीट सेंसिटिव हैं, गर्मी से ख़राब हो जाते हैं, उनको सबसे नीचे रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं, अब ये तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, एमसीक्यू का पेपर है तो वहाँ पे तो सीधा सवाल आएगा। सवाल क्या आएगा, इनमें से कौन सा वैक्सीन हीट सेंसिटिव है। ऑप्शन में दे देंगे एक तो पोलियो या मीजल्स, और बाकी तीसरे कौन से दे देंगे, ये जो बाकी बताए डीपीटी, टीटी, हेपेटाइटिस बी या कुछ भी दे देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा वह पोलियो या मीजल्स, दोनों में से ऑप्शन होगा। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा वायरस जमने पर, कौन सा वैक्सीन फ्रीज होने पर ख़राब नहीं होता, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो उसमें भी आंसर आपका पोलियो या मीजल्स रहेगा। ठीक है, अब हमारा जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन जो है, अगर इसको चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं, इसके लिए शेक टेस्ट करते हैं। शेक टेस्ट में हम वाइल को पकड़ते हैं और उसको ऐसे हिलाते हैं। हिलाने से क्या होता है कि वो वाइल के अंदर टर्बिडिटी तो नहीं आ रही है ना, टर्बिडिटी तो नहीं आ रही, मतलब धुंधली तो नहीं हो रहा है वैक्सीन, उससे पता चलता है। ठीक है, अगर आप में वैक्सीन का वायल है, उस वायल में अंदर वैक्सीन जम गया तो उसको हिलाओगे तो हिलेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर बर्फ़ है। और अगर उसमें नहीं जमा है, पानी है, लिक्विड है, तो वो हिल जाएगा। तो उससे हिला करके देखते हैं अपन। ठीक है, अब कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स पे कौन कौन से आते हैं, तो 6-7 अलग अलग इक्विपमेंट्स हमारे पास में हैं, वो हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला होता है वॉक इन फ्रीजर, WIF। वॉक इन फ्रीजर यानी कि ऐसा फ्रीजर जिसमें आप चल सको, मतलब इतना बड़ा फ्रीजर होना चाहिए कि आप अंदर आराम से अंदर जाओ, घूमो फिरो। तो बड़े बड़े कमरे होते हैं, बहुत बड़े बड़े रूम्स होते हैं, उन कमरों को इतना ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है, पूरे कमरे को ठंडा करके टेम्परेचर उसका डाउन कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, उससे वो पूरा कमरा स्टोर करने में यूज आ जाएगा। क्या स्टोर करने में, वैक्सीन को स्टोर करने में। तो जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन स्टोर करनी है, वहीं हमको वॉक इन फ्रीजर की आवश्यकता होती है। अब ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे स्टोर करनी है, जहाँ पे बन रही है या नेशनल लेवल पे। तो मैन्युफैक्चरर की जो फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में उसके पास में ऐसे कमरे होते हैं, बड़े बड़े वॉक इन फ्रीजर जिनको बोलते हैं, कि उसमें आदमी जाता है और रख करके आ जाता है। जैसे अपने गोदाम नहीं होते हैं, नॉर्मल गोदाम जिसमें गेहूं की बोरियां रखते हैं, ऐसे वैक्सीन के गोदाम है, वो एक तरह से वॉक इन फ्रीजर है। वहाँ जाके आया, वैक्सीन का बॉक्स रख दिया, फिर दूसरा आदमी गया के रख दिया। तो वो बड़े लेवल पे स्टोर कर सकते हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरर ने बनाया, या नेशनल लेवल पे स्टोर करना है तो वहाँ पे हो सकते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर कितना होता है, -15 से 20 डिग्री होता है जनरली, क्योंकि -15 से -20 क्यों रहेगा, टेम्परेचर यहाँ पे कम रहता है, स्टोर कर रहे हैं। तो पोलियो के वायरस को हमने बताया, पोलियो के वैक्सीन को, मीजल्स के वैक्सीन को हमको स्टोर करना था लो टेम्परेचर पे। ठीक है, इसको नेशनल, स्टेट और रीजनल वैक्सीन स्टोर पर इंस्टॉल करते हैं, यानी कि जो बड़ा लेवल है, या तो नेशनल होगा या रीजनल हो सकता है, स्टेट लेवल भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा आता है सेकेंड नंबर पे वॉक इन कूलर, WIC। पहले आया था WIF वॉक इन फ्रीजर, अब आएगा वॉक इन कूलर। तो वॉक इन कूलर और वॉक इन फ्रीजर में क्या अंतर है, फ्रीजर, जब भी नाम फ्रीजर आ जाए तो आप फ्रीज हो जाओ, मतलब जम जाओ। तो फ्रीजर सिर्फ जमाने के लिए काम आ रहा है, तो यानी कि फ्रीजर में वही वैक्सीन रख सकते हैं जो जमने पे खराब नहीं होती। और वॉक इन कूलर, कूलर का मतलब क्या, ठंडा करना, कूल करना। तो वॉक इन कूलर में वो टेम्परेचर में उतना टेम्परेचर होगा 2 to 8 डिग्री, तो वो वैक्सीन रखनी है जो जमने पर खराब हो जाती है। अभी अभी हमने पढ़ी पोलियो और मीजल्स जमने पर खराब नहीं होती, फ्रीज कर सकते हैं, तो वॉक इन फ्रीजर में तो उसको रखेंगे। और कंपनी जो दूसरी वैक्सीन बनाएगी, जिन वैक्सीन को जमने पर खराब हो जाती हैं, जो कि फ्रीज सेंसिटिव हैं, उनको वॉक इन कूलर में रखेंगे 2 डिग्री से 8 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कूलर का होगा 2 डिग्री से 8 डिग्री, और ये भी बड़े लेवल पे मिलेगा, या तो ये मैन्युफैक्चरर के यहाँ मिलेगा, या नेशनल लेवल पे मिलेगा, या स्टेट लेवल पे मिलेगा,
या रीजनल लेवल पे मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो सकता है। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, तो ओपीवी और मीजल्स के अलावा बाकी सारे इसमें डाल दो, बीसीजी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, आईपीवी और टीटी वगैरह के लिए, है ना, हेपेटाइटिस बी। समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं। थर्ड, डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर नाम तो आप सबने सुन लिया होगा कि डीप फ्रीजर क्या होता है। हाँ, आइसक्रीम की दुकान पे होता है डीप फ्रीजर। आइसक्रीम की दुकानें जो होती है उनमें डीप फ्रीजर रखा होता है, वो ऐसा बड़ा वाला। एक तो अपने घरों का होता है जो खड़ा हुआ कूलर होता है, एक लेटा हुआ कूलर होता है ज़मीन पे, है ना, तो उसको डीप फ्रीजर बोलते हैं। तो डीप फ्रीजर जो होता है वो फ्रीज कर रहा है, तो फ्रीज कर रहा है तो वापस सवाल आ गया, किसको रख सकते हैं उसमें, या तो स्टोर करते समय ओरल पोलियो वायरस को रख सकते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन को रख सकते हैं, ओपीवी को, या मीजल्स को रख सकते हैं। तीसरी चीज़ हमें जमाने की किसको जरूरत होती है, तो एक आइस पैक आते हैं हमारे पास, उन आइस पैक को हमें जमाना होता है, वो आइस पैक्स भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा, फ्रीजर है तो वापस 15 से 25 के बीच का टेम्परेचर हो जाएगा, तो टेम्परेचर होगा -15 से 25 के बीच होगा। और कहाँ मिलेगा, तो डीप फ्रीजर तो भैया हर जगह, हर आइसक्रीम की दुकान पे मिल रहा है, तो इसका मतलब जो है छोटे लेवल पे मिलेगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से नीचे के लेवल पे। ठीक है, नेशनल लेवल पे डीप फ्रीजर की जरूरत नहीं है। नेशनल पे जना वैक्सीन है, कितने डीप फ्रीजर लगाओगे, तो वहाँ पे पूरा घर, पूरा कमरा ही हमने फ्रीजर कर दिया। ठीक है, लेकिन हमारे को अगर छोटे लेवल पे जाना है, आपको पीएससी पे जाना है, सीएससी पे जाना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, छोटे हॉस्पिटल में जाना है, तो वहाँ आपको डीप फ्रीजर मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट या इसके बाद के स्तर, मतलब कि कौन कौन से आ गए, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर नहीं, ऊपर मतलब बाद के, इसके बाद में जो आएंगे डिस्ट्रिक्ट, सीएससी, पीएससी वगैरह, इस पे आपको डीप फ्रीजर मिल जाएगा। ओपीवी को 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, आइस पैक को स्टोर कर सकते हैं, आइस पैक को फ्रीज कर सकते हैं। इसके अंदर आइस पैक की बहुत बड़ी भूमिका है, मैं भी आपको इसी में आगे बताएंगे हम। आइस पैक भी एक प्रकार की कोल्ड चेन की है। 4th नंबर पे आ जाता है बच्चों ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हो या ना हो ILR तो बहुत जरूरी है, कुछ हो या ना हो ILR जरूरी है, क्योंकि ILR 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। आपके पास डीप फ्रीजर नहीं है तो भी चलेगा, डीप फ्रीजर नहीं है तो क्या करोगे, सिंपल फ्रीजर जो होते हैं हम घरों में काम लेते हैं, उन सिंपल फ्रीजर में ऊपर आप आइस पैक रख करके काम चला दोगे, आइस पैक बन जाएंगे। लेकिन ILR 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, और उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट वाली बात है। क्यों डिफिकल्ट वाली बात है, क्योंकि बर्फ जमाना आसान होता है 2 से 8 डिग्री मेंटेन रखने से। बर्फ जमती है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में, आपके पास में चाहिए 2 से 8 डिग्री, डीप फ्रीजर चाहिए -20। आपको आइस पैक बनाना है, आइस पैक बनाने के लिए आपको पानी को जमाना है, तो आप फ्रीजर में डाल दो, ऊपर घर के फ्रीजर में डाल दो, तो भी आइस पैक बन जाएगा आपका। लेकिन वैक्सीन को स्पेसिफिक 2 से 8 डिग्री के बीच में रखना है, तो उसके लिए आप कोई ऐसा वैसा फ्रीज नहीं ले सकते जिसका टेम्परेचर चेंज होता हो। आपको ILR लेना पड़ेगा, और उस ILR के अंदर एक टेम्परेचर सेट भी रखना पड़ेगा, थर्मोमीटर भी रखना पड़ेगा। ऐसा थर्मोमीटर आते हैं आजकल, वायर वाले थर्मोमीटर आते हैं ना, जिनका टिप तो सेंसर तो अंदर रहता है और थर्मोमीटर बाहर टेम्परेचर दिखाता रहता है। ठीक है, तो जो थर्मोमीटर बाहर टेम्परेचर दिखाता रहता है वो 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर टेम्परेचर में गड़बड़ आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो आपका ILR लीक कर रहा है, या कहीं ना कहीं टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, या लाइट का इश्यू आ रहा है कि बार बार लाइट जा रही है, या फ्रीज खराब हो गया है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ILR जो है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है हमारे लिए। इसके अंदर टेम्परेचर कितना होगा, 2 डिग्री से 8 डिग्री। और ये कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे को वही डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से नीचे सारे लेवल पर मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट से नीचे सारे लेवल मतलब कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गए, आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CSC आ गई, PSC आ गई, है ना, यहाँ पे सब जगह मिलेगा। छोटे अस्पताल आ गए, सैटेलाइट हॉस्पिटल हो गए, इन सब के अंदर आपको ILR देखने को मिल जाएगा, और आपने देखा भी होगा ILR। तो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर रखना है। डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, या स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं ना, ये ट्रांसपोर्ट नहीं है। इसके बाद में 5वें नंबर पे आता है वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर जो होता है, कैरियर का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। कार के ऊपर कैरियर नहीं बनाते कई लोग गाड़ी सामान ले जाने के लिए, तो यहाँ पे वैक्सीन कैरियर होते हैं। ये वैक्सीन कैरियर का काम क्या है, वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसमें क्या होता है, वैक्सीन की 16 से 20 वायल जा सकती है, और इसके अंदर 4 फुल्ली फ्रोजन आइस पैक होते हैं। अब आइस पैक कहाँ होते हैं, आपने बॉक्स देखा होगा, इस तरीके का चोकोर बॉक्स होता है, आपने कई बार
खुद ने भी देखा होगा, खुद ने नहीं देखा तो किसी को ले जाते हुए देखा होगा, हल्के नीले कलर के, लाइट ब्लू कलर के, हल्के नीले कलर के बॉक्स होते हैं या हल्के सलेटी कलर के, ग्रे कलर के बॉक्स होते हैं। तो इसके अंदर बॉक्स को जब खोलते हो तो उसके अंदर गोला होता है ऐसा, और यहाँ चारों साइड में आइस पैक को लगाने की जगह होती है। इससे ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, है ना, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये कैरियर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। दूसरा होता है डे कैरियर। डे कैरियर जो है, इसके अंदर 6 से 8 वायल ले जाने की क्षमता होती है। थोड़ा साइज में छोटा हो जाएगा, जनरली उसमें हमको 4 की जगह 3 ही आइस पैक मिलेंगे, ठीक है, 3 आइस पैक मिलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास में ये हो गया वॉक इन फ्रीजर तो, इसके बाद में डीप फ्रीजर हो गया, ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में आईएलआर भी हो गया अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फिर वैक्सीन कैरियर भी बता दिया। ये, हाँ, ये है हमारा, क्या है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जो आईएलआर होता है इस तरीके का। अब इस आईएलआर में देखो सबसे नीचे क्या बना हुआ है, ओपीवी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ सबसे कम है माइनस में, और यहाँ भी प्लस में। हो सकता है यहाँ माइनस में ना हो, प्लस में ही हो, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होगा इस जगह। यहाँ 2 डिग्री होगा तो यहाँ 8 डिग्री होगा, इस तरह से। अब ओपीवी सबसे नीचे ले लिया, क्योंकि ओपीवी क्या है, सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव है, तो इसको सबसे ठंडे प्रदेश में रख दिया। उसके बाद में मीजल्स आ गया, ओपीवी, फिर आ गया मीजल्स, इसके बाद में बीसीजी, और उसके बाद जापानीज इंसेफ्लाइटिस, फिर रोटा वायरस, फिर टीटी वायरस, फिर डीपीटी, आईपीवी, पेंटा, न्यूमोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी सबसे ऊपर, फिर डाइल्यूटेंट रखती है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है इनकी टेम्परेचर सेंसिटिविटी को लेकर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव कौन है, वो है ओपीवी, फिर उससे कम मीजल्स, उससे कम बीसीजी और जेई, उससे कम रोटा, उससे कम टीटी, उससे भी कम डीपीटी और आईवी, उससे कम पेंटा, पीसीवी, उससे कम हेपेटाइटिस बी। तो जो सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव है वो ओपीवी को नीचे रख दिया, जमने पे भी खराब नहीं होगा। सबसे कम हीट सेंसिटिव है उसको सबसे ऊपर रख दिया हमने। ये हमें सीक्वेंस आगे पता होना चाहिए, और इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ओपीवी वाली मेन चीज़ है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब चलते हैं अपन आगे। इसके बाद आती है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स कोल्ड चेन। रिवर्स कोल्ड चेन से पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि आइस पैक के बारे में मैं एक बात बताता हूँ। आइस पैक का जो, ये इस तरीके का आइस पैक आपको देखने को मिलता है। इसके बीच में 2 गड्ढे होते हैं, है ना, 2 गड्ढे होते हैं, इतने बड़े गड्ढे होते हैं कि उसमें वायल रख जाए, या आप इसको लिटा दोगे तो ये ऐसा बनेगा, और इस गड्ढे में हम वायल रख सकते हैं यहाँ, ठीक है ना, इस तरीके का होता है, सबने देखा होगा आइस पैक। ये आइस पैक फ्रोजन कंडीशन में होता है, जमी कंडीशन में होता है, यानी कि -20 डिग्री की कंडीशन में, -10 डिग्री की कंडीशन में। हमने यहाँ पे ओपीवी तो हमारा चलो अच्छा है, वो तो फ्रीजिंग से ख़राब नहीं होता, पर आपने बीसीजी की वायल इसमें रख दी, आपने टीटी की वायल इसमें रख दी, तो टीटी की एक वायल बेचारी उसका टेम्परेचर लेके बैठी थी वो 2 से 8 डिग्री के बीच में, आपने बर्फ़ में डाल दिया इसको, तो टीटी की वायल आपकी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, वो जम जाएगी। कभी भी ऐसा ना करें। जब भी आपको आइस पैक को काम लेना है, तो आइस पैक को काम लेने से पहले क्या करनी पड़ती है, उसकी कंडीशनिंग करनी पड़ती है। कंडीशनिंग मतलब कंडीशन में लाना पड़ता है। कैसी कंडीशन में लाना पड़ता है, कैसी कंडीशन में लाना पड़ता है, काम करने लायक कंडीशन में। तो आइस पैक जब भी उपयोग करने हैं तो पहले डीप फ्रीजर में से निकालो, वो जमी हुई अवस्था में मिलेगा, और जमी हुई अवस्था में मिलेगा उसको बाहर रख दो 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में उसके अंदर एक गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, जिसको बोलते हैं हम लेटेंट एनर्जी ऑफ फ्रीजिंग, है ना। जमने में जो एनर्जी लगती है, 0 डिग्री का पानी और 0 डिग्री की बर्फ़, दोनों में अंतर क्या है, एक लेटेंट एनर्जी का, गुप्त ऊष्मा का अंतर है। तो ये बर्फ़ के अंदर अगर आपने वैक्सीन रख दिया तो अपनी वो ऊष्मा जो है वैक्सीन को दे देगा और वैक्सीन जम जाएगा, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे क्या किया, कंडीशनिंग से 15 से 20 मिनट जब हमने उसको बाहर रखा तो उसने सराउंडिंग तो गर्म होता है, दुनिया तो गर्म है, तो उसने अपनी एनर्जी उधर दी और खुद नॉर्मल टेम्परेचर पे आने की कोशिश की।
तो जैसे ही जब वो 0 डिग्री की बर्फ़ से 0 डिग्री के पानी में बदलेगा तो हमारा जो आइस पैक के ऊपर पसीना आ जाएगा, बूंदें आ जाएंगी पानी की, है ना, पानी की बूंदें बन जाएंगी। जब पानी की बूंदें बने यानी कि कंडेंसेशन, कंडेंसेशन किसका, हवा में जो पानी है उसमें जम जाता है, तो कंडेंसेशन होने लगेगा, तो उसके बाद हम उसको उपयोग कर सकते हैं। हमको जमे हुए आइस पैक का उपयोग नहीं करना, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास में रिवर्स कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन क्या थी, मैन्युफैक्चरर से नीचे तक लाए। रिवर्स कोल्ड चेन में क्या होगी, नीचे से वापस ऊपर तक लेके जाओ, यानी कि कोई वैक्सीन खराब आ गया, कोई वैक्सीन ऐसा आ गया जिसका लोड पूरा खराब आ गया, या आपको उसको वापस ऊपर भेजना है, तो कैसे भेजोगे, रिवर्स चेन से ऊपर भेजोगे। तो एक तो ये बात हो गई, पर इसका मुख्य उपयोग ये नहीं था। मुख्य उपयोग क्या था कि जब गाँवों के अंदर बच्चों को चेक करते थे या शहरों में बच्चों को चेक करते थे कि इन बच्चों में पोलियो होने के चांसेज हैं, पोलियो होने के चांसेज है, तो उसके लिए कौन सा सर्विलेंस कराते थे, AFP सर्विलेंस कराते थे। क्या देखते थे उसमें, अक्यूट फ्लैसिड पैरालाइसिस, अक्यूट फ्लैसिड पैरालाइसिस, बच्चों में पैरालाइसिस तो नहीं हो रहा है। अगर बच्चे में पैरालाइसिस हो रहा है तो इसका मतलब शक जाता था कि इसमें पोलियो है। अब पोलियो हो रहा है उस बच्चे को, तो हम कैसे पता लगाते हैं कि उस बच्चे को पोलियो हो रहा है, उस बच्चे का स्टूल चेक करते हैं। स्टूल कैसे चेक करते हैं, वो स्टूल चेक करते हैं जैसे अपन अभी कोविड के लिए RT-PCR करते हैं, है ना, कोविड का वायरस देखने के लिए। तो इसकी हैदराबाद में लैब होती थी, वहाँ सैंपल भेजना पड़ता था कि भाई स्टूल में पोलियो का वायरस है कि नहीं, उसका RT-PCR करना है हमको। कैसे भेजेंगे उसको, तो उसको रिवर्स कोल्ड चेन के जरिए भेजते थे। रिवर्स कोल्ड चेन के जरिए क्यों भेजते थे, क्योंकि पोलियो का वायरस जो है वो हीट सेंसिटिव वायरस है। अगर बच्चे के स्टूल में वायरस है और आपने उसको स्टूल को सिंपल ऐसे ही भेज दिया, तो वो टेम्परेचर की वजह से वायरस मर जाएगा और RT-PCR में वो रेप्लिकेट ही नहीं करेगा। RT-PCR में या PCR में या जो भी हम उस पर कराएंगे DNA को हम उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो वो ग्रोथ नहीं होगी और वायरस मर जाएगा। तो हमको क्या करना है कि उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है कि वायरस जो है वो ना मरे जो स्टूल में है। इसलिए हम क्या करेंगे, जिस रास्ते से वैक्सीन आया है उसी रास्ते से स्टूल को वापस भेजेंगे, यानी कि स्टूल के सैंपल को कंटेनर में किसी में इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके उसको अच्छे से पैक कर देंगे ताकि वो स्पिल ना करे, फैले ना, गिरे ना, और उसके बाद को उस वैक्सीन कैरियर में रख करके वापस ऊपर लेवल भेजेंगे। फिर वो आगे से आगे जैसे वैक्सीन आया उसी तरीके से ऊपर वापस जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स कोल्ड चेन। अब क्या है, पढ़ लेते हैं कि यह सैंपल के अनुमोदित टेम्परेचर पर, मतलब जो 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर है, कलेक्शन पॉइंट से लेबोरेटरी तक ट्रांसपोर्ट व स्टोर करने का एक तंत्र होता है। यानी कि सैंपल को आपको भेजना है। अभी कोविड का सैंपल भी तो ऐसे ही भेज रहे थे। कोविड में सैंपल लेकर के अगर मतलब गांव से या किसी जगह से भेजना, तो क्या कर रहे थे, सैंपल को सबको कैरियर बॉक्स में रख करके भेज रहे थे, है ना। सिमिलर कंडीशन है यहाँ पे भी, हम यही करते हैं क्योंकि स्टूल में वायरस मर जाता है थोड़े टाइम बाद टेम्परेचर की वजह से, तो हम उसको भेज देते हैं आगे। अब देखो प्रकृति की लीला देखो आप, स्टूल में वायरस जब हम टेस्ट करने के लिए भेजेंगे तब तो मर जाएगा, है ना, हमको रिवर्स कोल्ड चेन चलानी पड़ी। पर यही वायरस किसी दूसरे को बीमारी करना होगा तो कर देगा। आप रिवर्स कोल्ड चेन चला रहे हो, किस लिए चला रहे हो, कि स्टूल का वायरस ना मर जाए। लेकिन जब स्टूल कोई बच्चा करता है और वो स्टूल पानी को इन्फेक्ट कर देता है और उससे किसी दूसरे को बीमारी होती है, उस कंडीशन में वायरस नहीं मरेगा, उस कंडीशन में तो बीमारी कर देगा। ये वायरस बड़ा खतरनाक है, बहुत चतुर है, चालाक है वायरस। क्या करते हैं, है ना, मतलब ये अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वायरस क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको पता है कि स्टूल का जांच होगा ना तो मैं पकड़ा जाऊंगा तो फिर हमारे खिलाफ में कुछ ना कुछ दवा बनाएंगे, हमारे को मार देंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, स्टूल सैंपल में खुद मर जाते हैं। लेकिन इनको जब बीमारी फैलानी है तो वही स्टूल सैंपल अब हीट सेंसिटिव नहीं है। सोचने वाली बात है कि नहीं है। जिस स्टूल सैंपल को हम बोल रहे हैं कि यार ये हीट सेंसिटिविटी से खराब हो जाएगा, इसलिए इसको रिवर्स कोल्ड चेन में भेजो। लेकिन जब बीमारी करनी है तब ये इसकी हीट सेंसिटिविटी कहाँ चली जाती है क्या नहीं प्रॉब्लम। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, ये है बाई चांस। कुछ चीज़ें होती है बाई चांस। बाई चांस कैसे, कि स्टूल सैंपल थोड़ा अमाउंट में है, उसके अंदर वायरस का लोड भी थोड़ा होगा। वायरस का जब लोड थोड़ा होगा तो उसके मरने के चांस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन कम्युनिटी में जब बीमारी फैलती है तो वो कम्युनिटी के अंदर बीमारी, स्टूल सैंपल, बच्चे का स्टूल का हम तो सिर्फ थोड़ा सा सैंपल ले रहे हैं, लेकिन जब वो बीमारी फैला रहा है तो वो ज़्यादा मात्रा में फैला रहा है, उसका स्टूल भी ज़्यादा है, अकेला वो नहीं है फैलाने वाला, कंडीशंस भी डिफरेंट है ना। और एक वायरस या 2 वायरस का डोज भी बीमारी कर सकता है। तो हम इस
चांस को हम जाने नहीं दे सकते, है ना। इसलिए हम इस बात को नहीं कह सकते कि हीट सेंसिटिव है तो वह इसको टॉयलेट में जाने दो और उसके बाद में बीमारी नहीं फैलेगी। बीमारी तो फैल रही है ना, बीमारी तो फिर भी फैल रही है। तो इसलिए रिवर्स कोल्ड चेन का उपयोग किया गया सैंपल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। कपिल मुनि की धरा से प्रणाम स्वीकार करें। जी स्वीकार है प्रणाम। और वत्स सुनाओ क्या हाल है? प्रणाम स्वीकार कर लिया, आप बताओ क्या किया जाए। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बता दिया अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, एएफपी। एएफपी पता है सबको? अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस क्या होता था? एएफपी पैरालिसिस तो सब जानते हैं, मतलब हमारी नसें मसल्स काम नहीं कर रही। बच्चे के अंदर एक्यूटली यानी कि अचानक से बच्चे में पैरालिसिस हो जाता था। और फ्लैसिड पैरालिसिस तो पता नहीं कि बच्चे का हाथ ऐसा ढीला पड़ा हुआ है, पाँव ढीला पड़ा हुआ है। जैसे ये केस आया तो अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस पोलियो में तो होता है, पर पोलियो के अलावा बहुत सारी दूसरी बीमारियों में भी देखने को मिलता है। तो हमारे को वो पोलियो रूल आउट करना है कि उसमें पोलियो तो नहीं हो रहा। तो एएफपी इसके लिए सर्विलेंस करते हैं और पेशेंट का जो स्टूल सैंपल है ये लेबोरेटरी में तुरंत शिफ्ट करना है। इसके लिए कंटेनर को सील करते हैं, उसके बाद रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, या फिर 4 से 8 डिग्री के टेम्परेचर में फ्रोजन आइस पैक के बीच में भेजते हैं, क्योंकि रास्ते में लंबे समय तक हीट से एक्सपोज होने से पोलियो वायरस नष्ट हो सकता है। पोलियो वायरस की एक आदत, पोलियो वायरस का एक कैरेक्टर हमें बहुत फ़ायदा देता है, वो ये है कि ये फ्रीजिंग सेंसिटिव नहीं है। यानी कि आपका टेम्परेचर अगर यहाँ पे कम भी हो गया तो ये वायरस ख़राब नहीं होगा, मरेगा नहीं। ये इसका फ़ायदा भी है कहीं ना कहीं। अब कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि जैसे मैंने एक बार बताया था कि एड्स का वायरस हीट सेंसिटिव होता है, 50-60 डिग्री के ऊपर जाता है तो उसके बाद में वायरस मर जाता है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि इंसान को 50 डिग्री टेम्परेचर पर घुमा दो एक बार तो उसके अंदर के वायरस मर जाएंगे, तो मजाक की बात है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है अपना रिवर्स कोल्ड चेन। अब एक बार कल हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा था, उस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को हम रिवाइज कर लेते हैं फास्ट फटाफट से, है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो एक प्लेन पेपर ले लेता हूँ मैं। प्लेन पेपर कहाँ है? ब्लैंक पेपर, चलो फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा, इसको ब्लैंक पेपर की तरह यूज करते हैं। तो बताओ, कल हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा था। बर्थ पर कौन कौन सी डोज लगती थी? बर्थ पे जो भी डोज लगेगी इसको क्या बोलेंगे? 0 डोज बोलेंगे। ये बात तो पता है। कौन सी डोज, क्या क्या वैक्सीन लगता था इसके अंदर? ओपीवी, बर्थ पे पोलियो की 0 डोज पिलाई जाती थी। दूसरा बीसीजी का टीका, बी से बर्थ, बी से बीसीजी। ठीक है, अब बीसीजी की क्या होती है? एक ही डोज लगती है पूरे जीवन में, वो भी लगती है बर्थ पे। इसलिए इसको 0 कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ लगी एक रही है उसको 0 बोलें, 1 बोलें, 2 बोलें, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो बीसीजी को बीसीजी रहने दो। उसके बाद में बी से हेपेटाइटिस बी 0 डोज, क्योंकि हेपेटाइटिस बी तो कई बार लगता है। तो बी से बर्थ, बी से हेपेटाइटिस बी से बर्थ, बी से बीसीजी, और ओपीवी तो भैया हमारे जन्म पर्यंत चलेगा, जब तक वैक्सीनेशन चलेगा ओपीवी पिलाते रहो पिलाते रहो। ठीक है, तो ये तो हमारी बर्थ पे डोज हो गई। अब कितना कितना देना है, क्या क्या पिलाना है? ओपीवी 2 बूंद जिंदगी की, 2 ड्रॉप पिलानी है ना। अमिताभ बच्चन जी कितनी बार बोलते आते हैं 2 बूंद जिंदगी की, तो ये हमारी 2 बूंद जिंदगी की है, 2 बूंद पिला देनी। बीसीजी का टीका फुल फॉर्म क्या है इसकी? बेसिलस कालमेटी गुएरिन। किस बीमारी के लिए देते हैं भैया? टीबी के लिए देते हैं। टीबी में कई प्रकार की टीबी हमारे को देखने को मिलती है। एक होती है पल्मोनरी टीबी, जो कॉमन टीबी सब जानते हैं, जो फेफड़ों को अफेक्ट करती है। लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी होती है, जो फेफड़ों के अलावा दूसरे अंगों को परेशान करती है, दूसरे अंगों को प्रभावित करती है। जैसे कि हमारे दिमाग की टीबी, मेनिंजाइटिस टीबी, सेरिब्रल टीबी, किडनी का टीबी, रीढ़ की हड्डी में टीबी हो गया, टीबी स्पाइन, तो कई प्रकार की टीबी होती है। यहाँ पे ये जो बीसीजी का टीका है ये ब्रेन में टीबी के इन्फेक्शन को जाने से रोकता है, क्योंकि बच्चे में ब्लड ब्रेन बैरियर डेवलप नहीं होता और बच्चा जो है वो डेलिकेट होता है, नाजुक होता है। टीबी हमारे देश में इतनी फैली हुई है कि हर जगह हवा में उसके कीटाणु विद्यमान होते हैं, कहीं भी मिल जाएंगे आपको, तो इसलिए बच्चे को बचाते हैं। टीका कितना लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? तो अगर 1 महीने से छोटा बच्चा है
तो उसको लगता है 0.05 ml। कहाँ लगेगा? चमड़ी में, यानी कि आईडी माने इंट्राडर्मल, चमड़ी में लगेगा, इंट्राडर्मल लगेगा। कहाँ लगेगा? ये लेफ्ट आर्म में, ठीक है, लेफ्ट आर्म, ओनली लेफ्ट आर्म में, यानी कि हमारी जो डेल्टोइड मसल होती है इसके ऊपर। आईएम नहीं जाना चाहिए, सबक्यूटेनियस नहीं जाना चाहिए, ओनली इंट्राडर्मल लगना चाहिए। इंट्राडर्मल लगने का पता कैसे चलता है? एक बुलबुला उठेगा, ब्लेब बनेगा, एक फफोला बनेगा। वो फफोला थोड़े दिनों में जाकर के घाव में बदल जाएगा, छोटा सा घाव बन जाएगा, गांठ भी बन सकती है, निशान रहेगा आगे, तो एक मार्क छोड़ जाएगा बीसीजी का टीका। उस मार्क से जीवन भर हम उस बच्चे का पता लगा सकते हैं कि इसको बीसीजी का टीका लगा है कि लगा। फील्ड में जब सर्वे करने जाते हैं, हमको कई ऐसी माएँ मिलती है जो अशिक्षित हैं, गाँवों में औरतें हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे को बीसीजी का टीका लगा था क्या? तो कहते मैं तो जानती नहीं हूँ, बहन जी ने टीका लगाया था, एएनएम दीदी आई थी, उन्होंने टीका लगाया था, कौन सा लगाया, क्या लगाया, हमको नहीं पता। तो हम पूछते हैं तुमको कार्ड दिया होगा, कार्ड दिखाओ, तो कार्ड तो सब खो गया, ध्यान संभाल के नहीं रखा, मिल नहीं रहा, सफाई में उधर चला गया, चूहे खा गए, पानी में भीग गया, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसमें बीसीजी का टीका सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक बार ही लगता है। तो हम उसका क्या करेंगे? लेफ्ट आर्म देखेंगे, लेफ्ट आर्म में हम क्या करेंगे? निशान है कि नहीं, लेफ्ट आर्म में मार्क लगा हुआ, इसका मतलब इसका टीका लग गया है। यहाँ से पता लगता है बीसीजी का, बहुत ज़रूरी टीका है। इसके अलावा 0.05 ml दे रहे हैं एक महीने में। अगर एक महीने से एक साल के बीच का बच्चा है तो 0.1 ml देंगे, डोज बढ़ जाएगी। अब ये डोज बढ़ी नहीं है, हमने डोज पहले कम करी है। बच्चा ये कहता है सर अगर बीसीजी एट बर्थ नहीं लग पाते तो 6 वीक पर बीसीजी बिल्कुल दे सकते हैं, 1 साल तक बीसीजी का टीका देना होता है, 1 साल तक। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये हम इसको आगे करेंगे कंटिन्यू सेशन में। WHO की तरफ से एक बार एक आदिवासी इलाके में टीकाकरण का अभियान को चेक करने गया। जब मिशन इंद्रधनुष आया था तो सन 2016 में मैं एक बार मिशन इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत WHO ने मुझे भेजा था चेक करने के लिए कि भाई चेक करके आओ कि वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सर मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है, आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमारी ऑनलाइन क्लास फ्री चल रही है अभी। आप दिन में 3:30 से 5:30 हमारी 2 क्लास होती है, एक क्लास मैं लेता हूँ और एक क्लास दूसरे सर लेते हैं, तो आप फ्री में पढ़ो, यहाँ पढ़ लो, यूट्यूब पर पढ़ लो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ तो हम बात तो मैं गया आदिवासी क्षेत्र में, वहाँ जा कर के मैंने एक चीज़ देखी कि छोटा सा गाँव है, एक खेड़ा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि जहाँ पे छोटे से परिवार रहते हैं, 300-400 की पॉपुलेशन के लोग एक कच्चे मकान बना के रह रहे हैं। एक दूसरा पहाड़ है, उस पर 200-400 लोग रह रहे हैं। तो जो एएनएम थी, एएनएम सब सेंटर पे होती है, सब सेंटर की पॉपुलेशन कितनी होती है? 5000 की पॉपुलेशन होती है। लेकिन हिली और ट्राइबल एरिया में कितनी पॉपुलेशन होती है? 3000 की पॉपुलेशन होती है। तो ट्राइबल एरिया में 3000 की पॉपुलेशन पे एक एएनएम है। अब वो 3000 की पॉपुलेशन भी कैसे है? एक ही साथ नहीं रह रहे हैं, 400 मकान, 400 लोग एक साइड में रह रहे हैं, दूसरे 400 लोग पहाड़ के उधर साइड रह रहे हैं, ऐसे बिखरी बिखरी अवस्था में लोग रह रहे हैं। वहाँ पे बच्चे पैदा होने की दर कितनी है? बहुत कम, बहुत कम, मतलब कि रोज़ तो बच्चे पैदा होंगे नहीं, है ना, कितने होंगे? महीने में एक बच्चा, 2 महीने में एक बच्चा, इस तरीके से तो पैदा होगा। अब क्या हुआ कि एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जैसे एएनएम को पता लगा कि भाई इसका बच्चा डिलीवरी हुआ है, तो क्या उसके लिए पूरी वाइल खोली जाएगी क्या? क्योंकि बीसीजी का जो टीका है वो 4 घंटे में खराब हो जाता है। तो एएनएम को जवाब भी तो देना है कि बीसीजी पूरा खराब हो रहा है। हालांकि सरकार तो कहती है कि आप तो लगा दो, खराब हो रहा है तो कोई बात नहीं, सरकार का नुकसान हो रहा है, बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, सरकार तो ये कहती है। पर एएनएम को लगता था कि यार ऐसा क्यों करें, तो वो क्या करती थी कि बर्थ पे किसी भी बच्चे का वैक्सीन लगाती नहीं थी। किसी भी बच्चे का बर्थ पे वैक्सीन नहीं लगा रही बीसीजी का, क्योंकि जाना पड़ता है, क्यों जाएं? ओपीवी तो पिला देते थे, ओपीवी तो पिला देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ओपीवी तो खराब नहीं होता ना, ओपीवी पिला देते थे। हेपेटाइटिस बी भी पिला देते, लगा देते थे इंजेक्शन, क्योंकि हेपेटाइटिस बी भी खराब नहीं हो रहा, ओपन वाइल पॉलिसी में आ रहा है। पर बीसीजी ओपन वाइल पॉलिसी में नहीं आ रहा, तो ये क्या करते थे फिर, जब 1.5 महीने पे बच्चा आता था तो 1.5 महीने पे उसका टीका लगाते थे। कौन सा वाला? बीसीजी का टीका लगाते थे, ठीक है, ताकि इकट्ठे 8-10 बच्चे हों तो एक साथ सबको लगा दिया जाए, ताकि हमारा वैक्सीन खराब ना हो। उसी तरह से ये चीज़ करते थे मीजल्स के साथ भी। मीजल्स का टीका लगता है 9 महीने पे,
मीजल्स का टीका भी ओपन वेल पॉलिसी में नहीं आता, वो भी 4 घंटे में यूज करना पड़ता है। तो जो ये टीका डिले कर देते थे टीकों को, इस तरह से डिले करते थे कि 3.5 महीने वाला टीका 9 महीने पर पहुंचता था। तो 9 महीने पे इकट्ठा सेशन करते थे, जब बहुत सारे बच्चे हो जाते थे तो मीजल्स का खोलते और मीजल्स के टीके सब बच्चों को 9 महीने वाले 9 महीने पे लगा देते थे। लेकिन डोज इस तरह से डिले होती थी कि बर्थ पे टीका लगा नहीं, बर्थ वाला 1.5 महीने पे लगा, फिर दूसरी डोज वो 3 महीने बाद लगी, फिर दूसरा 3 महीने बाद, फिर ऐसे 6 महीने बाद और फिर 9 महीने पे करते थे। तो ये गलत प्रैक्टिस मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की, फिर मैंने WHO को रिपोर्ट किया कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इसको फिर हमने सोल्व करवाया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस किसी बच्चे का BCG छूट जाए तो उसको 1 साल तक कभी भी लगाया जा सकता है। 1 महीने के अंदर लगाओगे तो 0.05 ml लगाना होगा, 1 महीने से 1 साल के बीच में कभी भी लगाओगे तो आपको 0.1 ml लगाना होगा। ठीक है, 27 तारीख लास्ट डेट है ना कोर्स की कोई लास्ट डेट नहीं है, हमारा ऑफर चल रहा है, उसमें 999 रुपीज़ में कम आपको डिस्काउंटेड रेट पे प्राइस मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में BCG का टीका हो गया। अब आ जाओ आप हेपेटाइटिस बी पे। हेपेटाइटिस बी मैंने बताया था इंट्रामस्कुलर लगेगा, और इंट्रामस्कुलर जब भी कोई होती है तो 0.5 हो जाती है, 5 गुना ज़्यादा होती है, 5 गुने की डोज का अंतर पड़ जाता है IM और इंट्राडर्मल में। इंट्राडर्मल डोज हमेशा 5 गुना कम होगी इंट्रामस्कुलर डोज से। ठीक है, अब मैंने कल बताया था कि हमको बच्चे को यहाँ से पकड़ के नीचे लेके यूँ घुमा के ऊपर लाना है ना, बच्चे को ऐसे यू बनाना है। तो लेफ्ट आर्म में हमने लगा दिया इंट्राडर्मल, तो अब क्या आ जाएगा, लेफ्ट पाँव आ जाएगा। लेफ्ट पाँव आते ही क्या आ गया, एंट्रोलेटरल पोजिशन ऑफ थाई, मतलब जांघ का आगे और साइड वाला हिस्सा है ना, ऐसे सामने जो जेब होती है, जेब में हाथ डालते हैं अपन, तो वो जो पोजीशन जेब में हाथ डालने पे हमारा हाथ जहाँ पहुँचेगा वो एंटेरोलेटरल पोजीशन होगी। तो एंटेरोलेटरल पोजीशन के अंदर हमने बच्चे को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा दिया। कौन सी जगह लगाया, लेफ्ट में लगाया। तो लेफ्ट कोई लिया, लेफ्ट कोई लिया, लेफ्ट कोई ले रहे हैं पहले अपन। ठीक है, तो हमारा हेपेटाइटिस बी लग गया। हेपेटाइटिस बी क्यों लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी इसलिए लगाते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन रोकता है, मदर से बच्चे में बीमारी ना आए। हेपेटाइटिस बी अगर मदर को है तो, नहीं है तो भी लगाते हैं, सबको लगाना है। ठीक है, इसके बाद बर्थ के बाद आ जाता है 1.5 महीना। 1.5 महीना यानी कि 6 सप्ताह, 1.5, 2.5, 3.5। इसमें क्या क्या लगेगा, तो वो तीनों में से BCG तो सिर्फ एक बार था, तो OPV वापस पिलाएंगे तो ये OPV की पहली डोज पे ही जाएगी। हेपेटाइटिस बी अब अपने पेंटा के अंदर दे देते हैं, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज आ जाती है। इसके अंदर होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी जो मेनिंजाइटिस से बचाता है। ये 5 हो गए, 5 मतलब 5 बन गई मुट्ठी ताकत, पेंटावेलेंट की ताकत। अब यहाँ पे हेपेटाइटिस बी कहाँ दिया था हमने, पाँव में दिया था, लेफ्ट में, तो इसको भी यहीं लेफ्ट में ही लगा दो अगली बार। तो हेपेटाइटिस बी की जगह हमको नहीं बदलनी, लेफ्ट में लगा दिया हमने तो पेंटा लग गया हमारे बच्चे के लेफ्ट में। अब राइट में शिफ्ट करना है अपने को। तो अब इसके बाद जो नया आएगा वो क्या आएगा, PCV है ना, न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन IM लगेगा 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। अब ये भी इंट्रामस्कुलर लगेगा, तो बच्चे में हमेशा जब तक बच्चा छोटा है इंट्रामस्कुलर उसके पाँव में लगने, क्योंकि पाँव की मसल बड़ी होती है। तो लेफ्ट से हम उठ के इधर राइट में आ गए तो PCV हमारे बच्चे के राइट में लग गया। ठीक है, तो यहाँ से चले नीचे उतरे फिर राइट में, अब ऊपर चढ़ना है तो अगला वैक्सीन हमारे आएगा इधर, यानी कि IPV कौन सा, फ्रैक्शनल IPV यानी कि 5 टुकड़े कर दिए। पहले 0.5 ml लगता था, उसने 5 का भाग दे दिया तो 0.1 ml IPV लगेगा। और जब भी 0.1 ml डोज होगी तो कैंसी हो जाएगी डोज, वो इंट्राडर्मल डोज हमारी हो जाए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अब इंट्राडर्मल लग जाएगा, इस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है, इंट्राडर्मल हो गया, और अब ये कहाँ लगाएंगे, ऊपर, क्योंकि इंट्राडर्मल हमेशा अपन इधर लगाते हैं और इधर लगाते हैं। तो यहाँ हमने पहले BCG लगाया था, इधर हमने लगा दिया IPV इंट्राडर्मल 0.1 ml लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारा याद रखना है। फर्स्ट यानी कि 6 वीक पर था, अब जब आ जाएगा 10 वीक 2.5 महीना, तो हमारा इसमें से क्या क्या हट जाएगा, PCV हट जाएगा और FIPV हट जाएगा, वो 2.5 महीने पर नहीं आता, अब वो रिपीट होकर के आता है 3.5 महीने पर। ठीक है, कहाँ आता है वो,
3.5 महीने पर आता है। अब हम ये देखो कि आपके 3.5 महीने पे कौन कौन से टीके हो जाएंगे। जो हमने 1.5 महीने पे लगाए वही के वही टीके सारे 3.5 महीने पर रिपीट होंगे। तो 2.5 महीने पे क्या क्या था, फिर 2.5 महीने पे क्या चला गया था, 2.5 महीने पे हमारे पास में ओपीवी रखेंगे, पेंटा रखेंगे, पीसीवी चला जाएगा, आईपीवी चला जाएगा। ये दोनों नहीं है। मतलब बच्चा जब पहली बार आया 1.5 महीने, तो आते ही हमने उसको 3 इंजेक्शन लगा दिए तो वो डर जाता है। तो हम सोचते हैं डर गया, इसको अगली बार उल्लू पटाएंगे, इसको थोड़ा कम इंजेक्शन लगाएंगे, तो उसको एक ही लगाते हैं। 2.5 महीने पे आता है, फिर बच्चों को लगता है चलो कोई बात नहीं एक ही लगाए, तो 3.5 पे आता है तो उसको वापस 3 लगा देते हैं। तो 3.5 पे हमारे पास आता है तो वापस ये पूरा 1.5 महीने वाला शेड्यूल पूरा का पूरा एज इट इज हमारा रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। 3.5 महीने पे सारा रिपीट हो जाएगा, ऐसा का ऐसा ही। बार बार हमारे को एक बार याद रखना है और बार बार फायदा उठाना है। एक बार हमने क्या याद रखा, हमने ओपीवी, बीसीजी एंड हेपेटाइटिस बी बर्थ पे यहाँ दिया बीसीजी, लेफ्ट पाँव में दिया हेपेटाइटिस बी। 1.5 महीने पे आया, हेपेटाइटिस बी पेंटा में मिल रहा है तो वापस लेफ्ट में लगा दो, फिर राइट में शिफ्ट कर जाओ न्यूमोकोकल वैक्सीन, फिर राइट में ऊपर चढ़ जाओ। ऊपर आ गया तो ऊपर हमेशा तो इंट्राडर्मल ही लगेगा, तो हमने यहाँ इंट्राडर्मल जो है क्या लगा दिया, आईपीवी लगा दिया फ्रैक्शनल 0.1। तो हमारा 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना तो ऐसे निकल गया। अब सीधा 9 महीने की बात आ गई, तो 9 महीने पर हम लगाते हैं मीजल्स, और मीजल्स लगता है सबक्यूटेनियस। ठीक है ना, तो सबक्यूटेनियस तो लगेगा तो वापस 0.5 ml ही लगेगा। ठीक है, और ये कहाँ लगाते हैं सबक्यूटेनियस, तो इंट्राडर्मल लगाना हो या सबक्यूटेनियस लगाना हो हमेशा हाथ पे लगाएंगे, तो इसको हम राइट अपर आर्म में लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट अपर आर्म के अंदर हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 9 महीने पे जब बच्चा आता है तो हम उसको पीसीवी का बूस्टर भी लगा देते हैं। ठीक है, पीसीवी का बूस्टर, न्यूमोकोकल वैक्सीन का आपसे बूस्टर लग जाता है। और 9 महीने पे हम विटामिन ए भी पिलाते हैं। तो मैंने एक विटामिन ए वाला लेक्चर लिया था न्यूट्रिशन में, उसमें सारा डिटेल पढ़ाया था कि विटामिन ए कब देते हैं, कितना देते हैं, कितनी डोज जाती है, कितनी बार जाती है, वो सारा आप वहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, फिर इसके बाद में 9 महीने के बाद बच्चे को ले आओ आप 1.5 साल पे। तो 1.5 साल पे क्या करेंगे, 1.5 साल पे हम डीपीटी दे देंगे बूस्टर, ओपीवी पिला देंगे, और हमने जो मीजल्स का टीका लगाया था एमआर का टीका, उसका रिपीट लगा देंगे हम 1.5 साल पे। और उसके बाद सीधा चला जाओ डायरेक्ट 1.5 साल के बाद 5 साल, मतलब 1.5 साल का बच्चा आराम से फ्री, सीधा 5 साल पे एक टीका उसका डीपीटी का बूस्टर लगा देना है और पोलियो की दवा पिला दो, और फिर उसका 10 साल और फिर सीधा 16 साल। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखेंगे कौन सा कहाँ लगता है। अगर बाई चांस किसी बच्चे में 2 वैक्सीन एक ही जगह लगाने पड़ गए हमको, इंट्रामस्कुलर 2 इंजेक्शन, क्योंकि कई बार क्या बच्चा लेट हो गया, आया ही नहीं, बच्चा जो है 3.5 महीने पे नहीं आया, 2.5 महीने के बाद में सीधा 9 महीने पे आया। क्योंकि ऐसी चूक होती है हमारे देश में। चूक क्यों होती है, औरतें ज़्यादातर डिलीवरी के बाद अपने मायके चली जाती हैं, मायके चली जाती हैं, रजिस्ट्रेशन तो हुआ था उनका ससुराल में, एएनसी हुई थी ससुराल में, बच्चे का डिलीवरी हुआ ससुराल में, और वो डिलीवरी के बाद में रेस्ट करने के लिए वो चली गई मायके। अब मायके में उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वहाँ वैक्सीन उसका चूक गया तो डिले हो गया। ऐसे कई सारे कारण होते हैं, सामाजिक कई सारे कारण होते हैं कि बच्चों का वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं हो पाता। 3.5 महीने वाली डोज चूक गई, वो 9 महीने पे आए, तो मीजल्स तो हमको देना ही देना है, क्योंकि मीजल्स बहुत खतरनाक बीमारी है, मीजल्स तो देना ही देना है, और 3.5 महीने के चूके हुए भी देने। तो हमारे पास क्या हो गया, डोज ज़्यादा हो गई, नंबर ऑफ इंजेक्शन ज़्यादा हो गए, तो हमको 2 इंजेक्शन एक साथ देने पड़ गए। तो इसमें ध्यान रखना बच्चों कि पेंटावेलेंट को कभी भी किसी दूसरे वैक्सीन के साथ सेम साइट पे नहीं लगाना, क्योंकि पेंटावेलेंट में ऑलरेडी इतनी सब कुछ मिला हुआ है। पेंटावेलेंट पे 5 बीमारियां मिली हुई हैं पहले से, तो पेंटावेलेंट का जो वैक्सीन है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीमारियां को ठीक करने के लिए है, उसमें बहुत सारे कंटेंट पहले से ही मौजूद है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 2 वैक्सीन अगर साथ में लगाने हैं हमको, तो हम उसको हमारे पास में एक ही मसल पे लगाना है अगर, तो 2.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेकर के हमको लगाना। ठीक है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि यहाँ इंजेक्शन लगाया तो दूसरा यहाँ लगाए, इतना डिफरेंस हमको 2.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस हमको रखना है। एक ही बच्चे के एक ही साइड पर हमको 2 इंजेक्शन लगाने पड़ गए, इन 2 बातों का हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो मेरे हिसाब से ये हो गया है आज अपना, इसको पढ़ लेना अच्छे से। अब कल हम डेमोग्राफी पढ़ेंगे, डेमोग्राफी के लेक्चर में बताएंगे आपको कि पॉपुलेशन क्या है, सेक्स रेशो क्या है, और करंटली क्या चल रहा है, ये सब कल हम बात करेंगे।
तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए बाय।